लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को साधने के लिए पीएम मोदी ने पूरा जोर लगा दिया है। पीएम मोदी ने गुरुवार को पूर्वांचल की 20 लोकसभा सीटों के लिए रिकॉर्ड 4 रैलियां की, तो शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, फतेहपुर और हमीरपुर में 3 रैलियां की। पीएम मोदी के तीनों रैली में कांग्रेस और सपा को निशाने पर लेते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दिए। पीएम ने कहा कि सपा कांग्रेस के लोग अपने वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। पीएम ने कहा और ये दावा किया कि जनता जनार्दन ने 4 चरणों के चुनाव में ही इंडिया गठबंधन को चारों खाने चित कर दिया है। यूपी के बाद पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में भी चुनावी रैली कर विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा। दरअसल 4 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल और कर्नाटक के चुनाव में बीजेपी के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण इसके नतीजे होने वाले हैं, क्योंकि 198 वाले ये 4 राज्य हैं। 198 सीटें इसके अंदर है जो ये तय करेंगे कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटक, 198 सीटों वाले ये वो 4 राज्य हैं जो तय करेंगे कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं। इसमें सबसे पहला स्थान 80 सीटों वाली उत्तर प्रदेश का है। दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और बीजेपी को पहली बार 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी से 71 सीटें मिली थी, जिसने मोदी को पीएम बना दिया। इसके बाद दूसरी बार 2019 में यूपी ने बीजेपी की झोली में 65 सीटें डाली थी और दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने। अब तीसरी बार पीएम मोदी दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने के लिए उत्तर प्रदेश में धुआंधार चुनावी रैली कर रहे हैं। पीएम मोदी ने गुरुवार को यूपी के पूर्वांचल को मथने के लिए रिकॉर्ड 4 रैलियां तो की। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, फतेहपुर और हमीरपुर में 3 रैलियां की। पीएम मोदी ने गुरुवार को यूपी के पूर्वांचल को मथने के लिए रिकॉर्ड 4 रैलियां की, तो शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, फतेहपुर और हमीरपुर में 3 रैलियां की। पीएम मोदी ने शुक्रवार को बाराबंकी में रैली कर कांग्रेस और सपा को निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सपा कांग्रेस के लोग अपने वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि रामलला को टेंट में पहुंचाने वाले सपा कांग्रेस वाले अब राम मंदिर के फैसले को पलटने की बात कह रहे हैं। पीएम मोदी ने चेताया कि सपा कांग्रेस वाले अगर सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? आप ऐसे लोगों को अगर आप वोट दे सकते हैं क्या? ऐसे लोगों को वोट दे सकते हैं क्या? साथियों, ऐसे लोगों तो वोट तो छोड़िए, ऐसी सजा करनी चाहिए, ऐसी सजा करनी चाहिए उनकी जमानत जब्त हो जाए। साथियों, सपा कांग्रेस के लिए अपने वोट बैंक से बड़ा कुछ नहीं है। बाराबंकी के बाद पीएम मोदी ने फतेहपुर में चुनावी रैली की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फतेहपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनता जनार्दन ने इन 4 चरणों में ही इंडी गठबंधन को चारों खाने चित कर दिया। पंजे और साइकिल के सपने टूट गए और कांग्रेस सपा अब 4 जून के बाद की प्लानिंग कर रही है कि हार का ठीकरा किसके सर फोड़ा जाए। साथियों, अभी देश में 4 चरण के चुनाव हुए हैं, लेकिन जनता जनार्दन ने इन 4 चरणों में ही इंडी गठबंधन को, सपा कांग्रेस और उसके साथीदारों को चारों खाने चित्त कर दिया है। पंजे और साइकिल के सपने टूट गए, खटाखट
खटाखट। अब 4 जून के बाद की प्लानिंग हो रही है कि हार का ठिकरा किस पर फोड़ा जाए। खटाखट खटाखट। वहीं बुंदेलखंड की धरती हमीरपुर से पीएम मोदी ने सपा कांग्रेस के खिलाफ हुंकार भरी। पीएम मोदी ने कहा कि सपा कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनना चाहती है। कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देकर SC, ST, OBC का आरक्षण छीनना चाहती है। आप क्या हमारे SC, ST, OBC का हक लूटने देंगे क्या? छीनने देंगे क्या? सपा कांग्रेस को ये पाप करने देंगे क्या? अब ये संविधान बदलकर SC, ST, OBC का पूरा आरक्षण मुस्लिमों को देना चाहते हैं। सपा कांग्रेस की सरकारें क्या करती थी? योजनाएं निकालती थी, फीते काटती थी, दिए जलाती थी, अखबारों में एडवर्टाइजमेंट देती थी और फिर पैसा खा जाती थी। पीएम मोदी ने भले ही यूपी में चुनावी रैली की, लेकिन इसके जरिए उन्होंने पूरे देश में संदेश देने की कोशिश की। खासकर 198 सीटों वाले उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल और कर्नाटक, एनडीए के लिए इन 4 राज्यों का चुनावी चौसर सत्ता की दिशा तय करेगी। बीजेपी के लिए दक्षिण भारत के राज्यों में पिछले चुनाव में बीजेपी को 29 सीटें मिली थी, उसमें कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। कर्नाटक में पिछली बार बीजेपी ने 28 में से 25 सीटें जीती थी। इस बार कर्नाटक में बीजेपी को कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन इसकी कमी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हो सकती है। इसी तरह बीजेपी का प्रदर्शन बहुत हद तक बंगाल के 42 सीटों के परिणामों पर भी निर्भर करेगा। अभी के नंबर यानी 18 के आसपास बीजेपी रहती है या उससे अधिक होती है, वो बीजेपी की बड़ी उपलब्धि होगी। बंगाल में कांटे की टक्कर दिख रही है, उसी तरह महाराष्ट्र की 48 सीटें भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा किसी भी दल के लिए कुछ भी भविष्यवाणी करना कठिन है, क्योंकि इनका कोई पुराना इतिहास ही नहीं है। अब तक के 4 चरणों में कुल 443 सीटों में से 379 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में लॉक है। अब बचे 3 चरणों में बीजेपी गठबंधन कितना बेहतर प्रदर्शन करती है, इस पर उनका 400 पार का लक्ष्य तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल और कर्नाटक, ये जो 4 की चौसर है, ये जाहिर तौर पर बेहद महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि 198 सीटों वाले ये 4 राज्य जहां से बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ था 2014 और 2019 के चुनावों में। तो उसके बाद फिर से इन्हीं पर अपनी निगाहें टिकाए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और कोशिश ये कि यहां से ज्यादा सीटें तो जीती जाए ही, साथ ही साथ दक्षिण के दुर्ग को भी साधा जाए और साथ ही साथ उन राज्यों में भी फतेह हासिल की जा सके जहां पर पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी है उसको सीटें नहीं मिली थी। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। राकेश पोद्दार जी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। रतन तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं कांग्रेस के, रतन जी आपका स्वागत है। सुमित मेहरोत्रा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं टीएमसी के, सुमित जी आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत राकेश पोद्दार जी आपके साथ करते हैं। कितना महत्वपूर्ण है ये 4 का चौसर? देखिए नेहा जी, कोई 4 का चौसर जो महत्वपूर्ण जो है वो भारतीय जनता पार्टी बड़ी मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ रही है पूरे देश के अंदर। जहां हमने बात की महाराष्ट्र की, बात करें महाराष्ट्र में 48 सीटें थी, जिसमें हम लोगों ने अच्छे प्रदर्शन पिछली बार भी हम लोगों ने किया था। 41 सीट जीतने का काम किया जब शिवसेना मेरे साथ थी, आज भी शिवसेना मेरे साथ है। बंगाल की बात करें, बंगाल में 42 सीटें, 18 सीटें हम लोगों ने जीतने का काम किया था। उसके बाद आंध्र प्रदेश में 25 सीटें, वहां हम लोगों ने कामयाबी नहीं मिली। तेलंगाना में 17 सीटें हैं, तमिलनाडु में 39 सीटें हैं और केरल में 20 सीटें हैं, टोटल यानी 91 सीटें हैं, जहां हमें कुछ कामयाबी नहीं मिली। लेकिन तेलंगाना में 4 सीटें मिली थी।
हमारा लक्ष्य जो 91 सीट जो है उसमें हम लोग लगता है कि हम लोग 60 सीट जीतने में कामयाब रहेंगे, कि 4 राज्यों में, आंध्रा और तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में। और महाराष्ट्र में तो हमारा ठीक ही था। और बंगाल में हम लोग बढ़त बढ़ाने की कोशिश में लगे, 18 से हो सकता है हम लोग 30 सीटों पर जीतने का काम करेंगे। रहा उत्तर प्रदेश की बात, उत्तर प्रदेश में इस बार हमारा लक्ष्य है, जहाँ प्रभु श्री राम का मंदिर बना, 270 जैसे मुद्दे थे, हमारे बहुत सारे विकास हुए, सड़कें बनी, पूर्वांचल की सड़कें बनी, जमुना एक्सप्रेस बना, बड़े सारे हम लोगों ने। लेकिन महाराष्ट्र में अब चुनावी समीकरण अलग है। पहले आप उद्धव ठाकरे के साथ लड़े थे, लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे अलग है। मुश्किलें हैं आप लोगों के लिए। नहीं, मैं बता, उद्धव ठाकरे जी की विचारधारा और बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा आपस में कहीं मिलती नहीं है। बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा सनातन को लेके आगे बढ़ना था, हिंदुत्व को लेके आगे बढ़ना था और देश के विकास को आगे लेके बढ़ना था, राष्ट्र के निर्माण के लिए वो लगे हुए थे। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि हमारे उद्धव ठाकरे जी अपनी महत्वाकांक्षी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने पिताजी के विरासत को कहीं ना कहीं दांव पे लगाने का काम किया। जनता महाराष्ट्र की जान रही है, इसीलिए उनके साथ चले गए। ठीक है रतन जी, ये तो देखिए पूरे 4 का 64 की गोटियां सेट करने की कोशिशों में लगे हुए हैं और कह रहे हैं वो कोशिशें भी कामयाब होगी। क्या लगता है, अगर उनकी कोशिशें कामयाब होगी तो नुकसान तो आपका होगा ना? देखिए नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को खुद प्रधानमंत्री मोदी को यह पता है कि 4 जून के बाद हम सीधा गुजरात रवाना हो जाएंगे। और ये देश की जनता को भी अब लगने लगा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस बार तो प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बिल्कुल नहीं आएगी। ये महाराष्ट्र की बात कर रहे थे। महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी अभी पहुंचने वाले हैं और यहाँ पे उस व्यक्ति के साथ मंच साझा करने वाले हैं जो व्यक्ति राज ठाकरे उत्तर भारतीयों को मार रहा था, पीट रहा था। और यही भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी कि अगर राज ठाकरे इतना बड़ा तांडव मचा रहा है तो उसके पीछे कांग्रेस खड़ी है। लेकिन आज सारी परत खुल गई। आज राज ठाकरे किसकी गोद में बैठे हुए हैं और भारतीय जनता किसकी गोद में बैठी हुई है, महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश ने देखा है। इसका असर उत्तर प्रदेश, बिहार में बिल्कुल जाएगा, क्योंकि बिहार के लोगों को सबसे ज्यादा मार पड़ी, उत्तर प्रदेश के लोगों को सबसे ज्यादा मार पड़ी। वो असर उत्तर प्रदेश बिहार में गया है। उत्तर प्रदेश बिहार के लोग इसका बदला जरूर लेंगे। और नेहा जी, ये बंगाल की बात कर रहे थे, बंगाल में तो इनका खाता तो खुलने वाला नहीं है। तमिलनाडु की बात कर रहे थे, केरल की बात कर रहे थे, साउथ में नहीं, बंगाल में क्यों खाता नहीं खुलेगा? पिछली बार भी तो 18 मैं बोल रहा हूँ ना, बंगाल में इसलिए खाता नहीं खुलेगा क्योंकि वहां पे जो संदेश खाली में इन लोगों ने हड़कंप मचाया था, जिन लोगों को पैसे देके गवाह बनाया था, वो सारे लोगों ने अपने आप को ये ठगा हुआ महसूस किया और खुद सामने आके मीडिया में कह दिया कि मुझे पैसे मिले थे, इसलिए हमने गवाही दी। ठीक है राकेश जी, आप मतलब पश्चिम बंगाल से तो आपका सफाया हो रहा है। पिछली बार भले ही 18 सीटें आप लोगों ने जीती हो, लेकिन इस बार जो ड्रामा रचा गया है, कह रहे ड्रामा रचा गया पूरा। नेहा जी, मैं आपको बता रहा हूँ ना, पश्चिम बंगाल में इंडिया, मैं आ रही हूँ राकेश जी से सवाल मैं आती हूँ फिर से। देखिए नया जी, संदेश खाली की बात कर रहे हैं, पहले को ड्रामा लगा के पूरी दुनिया ने देखा, मीडिया के लोगों ने दिखाया, बड़े बड़े पत्रकार आप लोगों ने दिखाने का काम किया। आज दिल्ली में क्या होना, और मेरे जो शर्म आ रही है इस भाई साहब से बात करते हैं, अरे जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो फेक है क्या? देखिए इन लोगों की जो मंशा में, अब जो अमित शाह जी का वीडियो फेक बना सकता है तो हमारा आपका वीडियो बनाने में क्या दिक्कत होगी? तेलंगाना के मुख्यमंत्री खुद वीडियो फेक बना रहे हैं, गृहमंत्री का वीडियो फेक बना सकते हैं, हमारा और आपके बनाने में कोई कितना टाइम लगेगा? चलिए दूसरी बात पे करता, भाई साहब हमारी बात बोल रहे थे उत्तर भारत के लोगों को, बिहार नहीं मैं आती हूँ उस पर, पहले पश्चिम, पहले बंगाल की बात करेंगे। सुमित जी सवाल इस बात को लेकर है, तो कह रहे हैं साफ तौर पे फेक वीडियो आप लोग बनवाते हैं, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है टीएमसी। नेहा जी देखिए, सब लोगों ने देखा जिस तरीके से संदेश खाली को लेकर के पूरी मीडिया ने, अगर कहा जाए तो गोदी मीडिया ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करा है। क्योंकि देखिए आप लोगों का ये मुझे समझ नहीं आता, पूरा का पूरा ठीक कराना मीडिया पे फोड़ देते हैं। अपनी पार्टी की बात करिए ना। नेहा जी मैं शुरुआत ही मीडिया से होती है। आप अगर नहीं, बात अपने पे ले जाने की नहीं है, बात सवाल इस बात को लेकर है कि बात जब मैं टीएमसी की कर रही हूँ तो मीडिया के ऊपर ठीकरा मत छोड़िए। अगर आप लोग पाक साफ है तो आप अपने आप को क्यों समझ रहे हैं? उसकी बात नहीं है, मैं पाक साफ हूँ
या मैं पाक साफ नहीं हूँ। आप मीडिया की बात करते हैं तब दिक्कत होती है। नहीं, बिल्कुल, बात नहीं, बात बिल्कुल, अपनी करिए, बिल्कुल, बात अपनी करिए ना बिल्कुल, सर, मैं अपनी बिल्कुल बात करना करिए। चाह रहा हूं। जब मैं पाक बात- साफ हूँ तो यहाँ पे मत बोलिए आप मीडिया की बात। नहीं, मैं बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से पूरी गोदी मीडिया ने संदेश खाली का मुद्दा दिखाया, क्या मणिपुर का मुद्दा दिखाया? कितनी बार डिबेट हुई, कितनी बार उसका कितनी बार डिबेट में आप आए हैं मणिपुर की, बताइए। अक्सर हम लोग मणिपुर का मुद्दा उठाते थे। कितनी बार पूछा भाजपा के लोगों से, आपने कितनी बार पूछा मणिपुर के अंदर जो हो रहा है? नहीं, अब आप मुझे नहीं बताएंगे ना मैंने कितनी बार पूछा, और ना मैं आपको जवाब दूंगी इसका कि मैंने कितनी बार पूछा। या मीडिया पे ठीकरा फोड़ना बंद करिए, मुझे मुद्दे की बात करिए मेरे साथ। 4 जून ज्यादा दूर नहीं है। हाँ। मोदी जी को गुजरात भेजने का काम बंगाल ही करने जा रही है। 2014 में जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि वीडियो फेक बनवाया था आप लोगों ने। नहीं, फेक वीडियो वाला जो हमारे अभी कांग्रेस साथी ने हमारे कहा, बिल्कुल सही कहा। वहाँ की महिलाओं ने आकर के, वहाँ के लोगों ने आकर के बयान दिया है, हमारे से सफेद कागज के ऊपर साइन कराए हैं, पैसे के लालच में सीबीआई ईडी का डर दिखा करके करा गया है, परेशान करा गया था। क्या मुझे बताइए, वो जो महिला कह रही है वो भी गलत कह रही है। का क्या डर है? आम लोगों को सीबीआई और ईडी का क्या डर है? अब आप नहीं नेहा जी, क्या महिलाएं वो झूठ कह रही हैं? जिन लोगों के साइन कराए गए जबरदस्ती आकर के पैसे देकर के, क्या वो महिलाएं झूठ बोल रही हैं? अगर संदेश खाली में कुछ हुआ था, क्या महिलाएं वो झूठ बोल रही हैं क्या? आपको महिलाओं को दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? नहीं दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा। मैं कह रहा हूँ ना कि 4 जून का सब्र रखिए। 4 जून के बाद गोदी मीडिया की भी क्लास लगेगी। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन गोदी मीडिया की क्लास लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। पिछली बार तो लग गई थी आप लोगों की भी क्लास, इस बार किसकी क्लास लगेगी? वाकई देखने वाली बात होगी। या गोदी मीडिया मोदी मीडिया की बात मत करिए, आप अपनी बात करिए, टीएमसी की बात करिए, इंडी गठबंधन की बात करिए, मोदी की बात मत करिए। यहाँ पर यहाँ हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, कोई कह नहीं सकता कि हम किसी से सवाल नहीं पूछते हैं। राकेश जी, नहीं सर, नहीं, आप गलत ट्रैक पे लेके जाएंगे ना डिबेट को, तो मैं नहीं जाने दूंगी, मैं नहीं जाने दूंगी सर। नेहा जी, मैं आपके संग में बैठा हूँ डिबेट पे। आपने बताइए मणिपुर के ऊपर कितनी बार पूछा सवाल? कितनी बार मैंने पूछा सवाल, और हर डिबेट में मैं सवाल पूछती हूँ। नहीं, आप इस तरह से नहीं कह सकते। आप लोग अगर मीडिया देखिए, मैं डिबेट, मेरे पास लिमिटेड वक्त होता है। मैं मीडिया और गोदी मीडिया और मोदी मीडिया पे बात करने के लिए यहाँ पे नहीं बैठी हूँ। मैं मुद्दे पे बात करने के लिए बैठी हूँ, मुद्दे की बात मैं करूंगी। संदेश खाली में जो हुआ हम समझते हैं, वहाँ के आरोप नहीं, वहाँ हुआ तो हुआ, मणिपुर में हुआ तो क्यों हो गया, यही कह रहे हैं ना। मणिपुर में क्यों नहीं गए? थोड़ी ना चलेगा, जब हम मणिपुर में बात करते हैं तो इसकी भी बात करेंगे ना। मणिपुर में क्यों नहीं गए माननीय मोदी जी? क्या डर है? क्या जनता मारेगी, पकड़ के मारेगी? क्यों नहीं गए माननीय मोदी जी? 5 मिनट का समय नहीं था, बंगाल जाने का समय है, मणिपुर जाने का समय नहीं है। ठीक है, देखिए तो कह रहे हैं राकेश जी, ये कह रहे हैं कि अब की बार संदेश खाली का जो मसला है वो आप लोगों की एंटी चले गया है, और इसका आप लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा पश्चिम बंगाल में। देखिए नेहा जी, बड़ा दुर्भाग्य लगता है कि देश के गृह मंत्री का वीडियो फेक बनाता है, जिसमें कहते हैं गृह मंत्री आरक्षण खत्म कर देंगे। मतलब फेक बनाता है, वो तेलंगाना के सीएम ने बनवाया है, खुद तेलंगाना के सीएम ने। तो दुर्भाग्य लगता है इस बात का। और हमारे भाई साहब बोल रहे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हम इससे पूछना चाहते हैं कि अभी बोल रहे थे उत्तर भारत के लोग और बिहार के लोग क्या कहते हैं उनको, राज ठाकरे क्या कहते थे? अरे भैया, दयानिधि मारन तो स्पष्ट रूप से कहा था, वहाँ स्टालिन स्पष्ट रूप से कहा तमिलनाडु के अंदर कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग आते हैं और हमारे घर का शौचालय साफ करने की बात करते हैं। अरे भैया, कैसी शर्म की बात करते हो? अभी फिलहाल 2 महीने पहले बोला था। बड़ा दुर्भाग्य लगता है इन लोगों को। इन लोग की राजनीति स्तर इतना गिरा दिया कि आप सोच नहीं सकते हो। हमेशा लेकिन आसपास राजनीति देश के अंदर करना होगा इन लोगों को। अभी देश के अंदर राजनीति करते हैं। छोटे छोटे धंधा व्यापार करने वाले भारी बेचने वाले, मैं उनके सवालों का जवाब दे रहा था। सवालों का जवाब देना चाहते हो उसी बिहार के लोग जोरदार समाचार मारने के लिए तैयार है। आपका 4 चेहरा चरित्र देश के सामने आ चुका है राकेश जी। तिवारी जी, मेरा 4 चरित्र देश के जनता ने 17 राज्यों में हमारी सरकार बनी है। जहाँ भी आप कहते हैं आप देश के प्रधानमंत्री को बनोगीगा, आपने बनोगीगा, आपके राहुल गांधी जी ने जनता ने जिता के भेजने का काम किया। ऐसी बातें मत कीजिए। आप लोग हमेशा जनता के लिए मुद्दे पे लड़ते हैं और तिवारी जी, आप एक ब्राह्मण आदमी है, सुनिए, आप ब्राह्मण को मानने वाले हैं, ब्राह्मण सुनिए, पीटा था कि नहीं पीटा था? तिवारी जी, आप थोड़ा ब्राह्मण आदमी हैं और थोड़ा सा
बहस रखिए, अपनी बातों पर कायम रखिए। आप ही लोग ने हम लोगों को सिखाया मंदिर जाना, प्राण प्रतिष्ठा कराना। आपके नेता तिवारी जी, आपके नेता इटली से आके हमारी माता श्री सोनिया गांधी कहती है कि प्रभु श्री राम काल्पनिक है, प्रभु श्री राम का इटली से आके प्रमाण मानती है। इटली से आके हमारी माता श्री प्रभु श्री राम काल्पनिक है। नहीं, बात उसकी भी नहीं है, बात ये भी है कि आप लोगों के सहयोगी नहीं, आप लोगों के सहयोगी रतन जी जब सनातन धर्म पे सवाल उठा देते हैं तो क्या वो जायज है? उसको कह देते हैं सामाजिक बुराइयां हैं, क्या क्या नहीं कहा स्टालिन ने। नेहा जी मैं समझ गया, मैं आपकी बात को मैं समझ गया, पूरी तरीके समझ गया। देखिए, सनातन धर्म पे कोई भी सवाल उठा नहीं सकता। भगवान श्री राम में और सनातन में हम इंडिया अलायंस के लोगों की आस्था है, लेकिन हम लोग भगवान श्री राम के व्यापारी नहीं हैं, हम श्री राम के पुजारी नहीं, हैं। बीमारी बता देते हैं ना, सनातन धर्म को तो बीमारी बता देते हैं। भगवान श्री राम का नाम लेके चुनाव मैदान में कौन उतरा हुआ है? नहीं, मुझे बताओ, मुझे बताइए आप, प्रधानमंत्री मुझे बताइए कि सनातन धर्म का विरोध करना ये कहाँ तक जायज है? नहीं, कौन विरोध करता है? स्टालिन ने क्या बोला था आपको नहीं पता? मैं कहता हूँ विरोध कौन कर रहा है? स्टालिन ने क्या बोला था? एमके स्टालिन ने विरोध किया है, और स्टालिन से सवाल पूछिए ना। वो कौन है? पार्टी के किसी व्यक्ति ने विरोध किया? नहीं, आपकी पार्टी, आपके सहयोगी नहीं है क्या? नहीं, आप ये पूछिए, आपके सहयोगी है या नहीं, मुझे इतना बताइए। पूछिए, आपकी नहीं, देखिए उस तरह की बातें मत करिए। आपके सहयोगी है या नहीं? कांग्रेस पार्टी उनके साथ है या नहीं? अब आप सुनते ही नहीं है, बात यही है। अगर आप सुनेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। इनसे पूछिए कि प्रज्वल रेवन्ना कौन है जो 2800 महिलाओं के साथ बलात्कार। मुझे क्या पूछना उनसे, मैं पूछ लूंगी। आप मुझे ये बताइए, नहीं, आप मुझे ये बताइए ना, आप मुझे ये बताइए ना, जो मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि सनातन के विरोध करने वालों के साथ अगर आप है तो ये क्या मैसेज आप जनता को दे रहे हैं? नहीं, आप क्या मैसेज जनता को दे रहे हैं? अगर आप सनातन का विरोध करने, जो सनातन को बीमारी बता देते हैं उनके साथ आप है, वो सही है कि आप सनातन पे उंगली उठाते हैं, वो सही? आप बता दीजिए। नहीं, मेरे सवाल का आप जवाब देंगे? मेरा सीधा जवाब दे रहा हूँ। आप मुझे बताइए ना कि 2800 महिलाओं का बलात्कार करने वाले का प्रचार नरेंद्र मोदी करते हैं, वो सही है, वो उचित है? संदेश खाली के मसले पर आप उनके साथ है, वो सही है? मैं तो बोल रहा हूँ, संदेश खाली का मामला सामने आ गया। बंगाल की जनता फैसला सुना देगी। हाँ, फैसला सुना देगी ना। अभी आप और हम तो सर्टिफिकेट देने वाले कोई नहीं होते ना, या होते हैं? नहीं, सर्टिफिकेट तो आपको, सर्टिफिकेट आपसे कोई नहीं मांग रहा है जी। लेकिन आप भी अगर बीजेपी से सवाल पूछेंगी कि आप, नहीं, मैं जब आपसे सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब देने के बजाय आप मुझे ये मत बताइए ना कि मुझे क्या सवाल पूछना है। मेरा सवाल सीधा सा यही है कि सनातन को बीमारी बताने वाले करना है। इंडिया अलायंस के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कर लेंगे, लेकिन प्रभु श्री राम, मतलब आप भी सनातन का विरोध कर रहे हैं। ये तो मैसेज यही जा रहा है ना जनता में। क्या मैसेज जा रहा है? कि सनातन के विरोधी हो आप लोग, हिंदुओं के विरोधी हो आप लोग। पुजारी हम लोग हैं। और आप नेहा जी ये देखिए, ये देख रहे हैं क्या है मेरे हाथ में? हम लोग तो भगवान श्री राम का पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। हम दिखावा नहीं करते, हम उनके अंदर आस्था रखते हैं, लेकिन व्यापारी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। विरोध, ये आप व्यापारी हैं क्या राकेश जी? देखिए, तो सीधे सीधे कहा जा रहा है कि हम तो धार्मिक लोग हैं और हम धर्म की बात करते हैं, लेकिन दिखावा नहीं करते। देखिए नेहा जी, हमारे श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ लेके पूरे देश घूमने का काम किया, और हमारे लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री इस टाइम पे उनकी रथ रोकने का काम किया। सोनिया गांधी जी जब आई इटली से यहाँ आती है तो पूछती है, कहती है कि राम काल्पनिक है, और राम का प्रमाण मानती कि राम ने भारत में पैदा लिए कि नहीं लिए। इटली से आके हमारे माता श्री हम लोगों से पूछती है। उसके बाद आप कहते सनातन की बात स्टालिन करते हैं कि जहर है। श्री सरस्वती को चरित्रहीन करने वाले लालू प्रसाद यादव के एक विधायक फतेह बहादुर सिंह जी ने कहा, डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा
कि रामचरितमानस काल्पनिक एक टुकड़ा है। दुर्गा माता को कहते हैं कि दुर्गा माता जिसने महिषासुर वध किया, इन लोगों को वध किया, तो माँ हार क्यों गई थी? तो मतलब माता, माँ सरस्वती पे भी, माँ दुर्गा पे भी लोग हाथ उठाने वाले काम करते हैं। हम लोगों ने कभी ऐसा काम नहीं किया। आज मेरे एजेंडे में आज भी है कि देश में हम लोग प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे, मानव का कैसे विकास हो उस पे, और पर्यावरण का कैसे विकास मेरे एजेंडे में आज भी है। आज के संकल्प पत्र में भी हम लोग सारे प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे। और मैं एक चीज स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, तुलसीदास ने ही उन्होंने अपने दोहे में लिखे हुए हैं कि धर्म और राजनीति। जी, आपका भी बहुत स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले जिस बात का जिक्र किया जा रहा था, बात तो हिंदू मुस्लिम की हो रही थी, बात सनातन धर्म की हो रही थी, लेकिन यहाँ पर तो अब मसला इस बात को लेकर भी है ना कि सनातन धर्म का जिक्र तो राकेश जी वो कर्नाटक जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ वहां पर भी किया गया था कि हनुमान जी बेड़ा पार लगाएंगे, लेकिन हनुमान जी ने तो आपका बेड़ा पार नहीं लगाया था। अब ऐसे में हर चुनाव से पहले सनातन, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, इनका जिक्र करना, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं ये आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा? देखिए नया जी, हम आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, जब चुनाव की घोषणा नहीं हुई, चुनाव की घोषणा होने से पहले ही लालू प्रसाद यादव जी गांधी मैदान के अंदर रैली करते हैं, और रैली करते हुए कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री सनातन नहीं है, देश के प्रधानमंत्री के पास परिवार नहीं है। उसके बाद सिंह जसोदा जी ऐसे लोग पूरा भारत, पूरब के लोगों को चाइनीज दिखते हैं, उत्तर भारत के लोग उनको अमेरिकन दिखते हैं, पश्चिम के भारत के लोग उनको अरबी दिखते हैं। तो इन्होंने ही मुद्दा उठाया। फिर तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मुद्दा उठा दिया कि देश के अंदर सभी प्रधानमंत्री हिंदू थे, मुख्यमंत्री हिंदू थे, फिर भी सनातन क्यों खतरे में? तो मैं उनसे पूछा करता हूँ, 1990 में जब देश के प्रधानमंत्री हिंदू थे, मुख्यमंत्री भी हिंदू थे, इतने मुख्यमंत्री थे, तभी तो वहाँ के ब्राह्मणों के साथ क्या हुआ? वो ही दुर्भाग्य लगता है। नया जी स्पष्ट रूप से यही लोग मुद्दा उठाते हैं। और देश के प्रधानमंत्री हैं, जब आप सवाल पूछते हैं, आप हमसे सवाल पूछते हैं धर्म की बात, तो हम धर्म से ही जवाब आपको देते हैं। आप मेरे से विकास की बात पूछते हैं या किसी की बात पूछते हैं, उसी हिसाब से जवाब दिया जाता है। हाँ। लेकिन ये लोग यही उठाते हैं, इनके पास कोई एजेंडा नहीं, कोई रोड मैप नहीं है, कोई विजन नहीं है, बस सिर्फ बातें करना। आज देखिए चुनाव कहाँ पहुंचा दिया, ये लोग ने धर्म की बातें पे पहुंचा दिया। कभी कहते हैं कि बहुसंख्यकों से लेके अल्पसंख्यक को दिया जाएगा। मैं कहता हूँ अल्पसंख्यक को दो, लेकिन उसमें कहेंगे मुस्लिम को मैं देना चाहता हूँ। देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जी 9 अगस्त 2006 में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि देश के संविधानों में अल्पसंख्यक मुस्लिम का है। वही दुर्भाग्य लगता है, ये लोग ही बात उठाते हैं। कर्नाटक में इनकी सरकार अच्छी वाली चल रही थी, एक खुद कहते हैं कि बहुसंख्यक से लेके अल्पसंख्यक को देना चाहता है, SC/ST और दायरा कम करने के लिए। हम लोगों ने नया दी, हमारी सरकार 2014 से और 24 के बीच में 10% आरक्षण हम लोगों ने स्वर्ण जाति को देने का काम किया। धर्म के हिसाब से नहीं, स्वर्ण जाति में ब्राह्मण भी आगे, भूमियार भी आगे, बनियान भी आगे, सभी जाति के लोग। हम लोग जहाँ देखते हैं कि जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उसको उठाने का काम करते हैं। इन लोगों को सिर्फ मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करनी। ठीक है संजय जी, तुष्टिकरण की राजनीति क्या वाकई विपक्ष की तरफ से की जा रही है, जिस बात का जिक्र अभी राकेश पोद्दार जी कर रहे हैं? और 2019 से इस बार आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में क्या अलग है? क्योंकि पिछली बार तो आप लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, इस बार लगता है कि मुसीबतें और मुश्किलें बड़ी है, बड़ी चुनौतियां हैं। देखिए नया जी, एक बहुत स्पष्ट एक चीज बताते हैं हम आपको, 10 साल से कोई काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया। आप चाहे दिल्ली चुनाव देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम, कर्नाटक पहुंच जाइए हिंदू मुस्लिम, पश्चिम बंगाल पहुंच जाइए हिंदू मुस्लिम कौन करता है? जिसके पास कहने कुछ नहीं होता है। इनके पास आज रियल एस्टेट जो है देश में, रियल एस्टेट की स्थिति क्या करती? रियल एस्टेट से कम 300 ऐसी एजेंसियां जो थी, जैसे आप ईंट वाले मान लीजिए, मोरम वाले मान लीजिए, बालू वाले मान लीजिए, तमाम ऐसी एजेंसियां जुड़ती थी उसमें, जिनमें मजदूर होते थे, उनकी रोजी रोटी बनती। लेकिन इन्होंने रियल एस्टेट को खत्म कर दिया। पहली बात ये हुई। जहां तक आपने एक बात बताई कि महाराष्ट्र में क्या होगा, महाराष्ट्र में स्पष्ट देखिए, बिल्कुल हम 30 सालों तक इनके साथ रहे। शिवसेना उद्धव ठाकरे, नकली शिवसेना एकनाथ शिंदे की नहीं, जिन्होंने इन्होंने बनाई है, वो नकली शिवसेना है। अभी हमारी जनता जो है चुनाव के बाद बता देगी उनको कितना वोट परसेंटेज मिला और माननीय शिवसेना उद्धव ठाकरे कितना परसेंटेज मिला, ये बात क्लियर हो जाएगी। जो आप गणित बता रही है, 40 से ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में जीत रही है देश की। बाकी हिस्सों में आप देख लीजिए,
चाहे आप बिहार जाइए, मध्य प्रदेश जाइए, राजस्थान जाइए, कर्नाटक जाइए, उत्तर प्रदेश जाइए, जहां भी आप जाना चाहें, आप हर जगह जनता ने मूड बना लिया। हमने मूड नहीं, जनता ने बना लिया। क्यों? महंगाई, बेरोजगारी। आज 2 करोड़ नौकरी की बात करते थे, आज वो कहते साहब जवान से निकल गया होगा 2 करोड़ नौकरी। आज 20 करोड़ नौकरी मिलती। युवा जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 2014-2019 में वोट दिया। ठीक है, अब भ्रष्टाचार की बात कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, सबसे बड़ा नारा। ठीक है भूपेंद्र जी, क्या स्थितियां बनते हुए खासतौर पे महाराष्ट्र में देख रहे हैं आप? क्योंकि पिछले मैं आती हूँ सर, मैं आती हूँ। इतने भी है, सुन लीजिए नियाजी, सुन लीजिए, देखो लोग इतने भ्रष्टाचारी हैं देश के, सब भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गए। भारतीय जनता पार्टी ओट में खत्म हो गई है और भ्रष्टाचारियों से भर गई है। वो मुख्यमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। अरे आगे बात ऐसे कुछ जनता की भी चाहिए, जनता से मांगिए। नहीं, वही तो एक बात है ना सर, जनता के बीच ही तो गए थे आप लोग भी। संजय जी नहीं, ऐसे नहीं ना, सुनिए भी, सवाल भी सुनिए, ऐसे नहीं होता। नहीं संजय द्विवेदी जी, जनता के बीच ही गए थे ना सर, और जनता के बीच जब आप लोग गए थे तो दोनों मिलकर साथ में गए थे। क्या वो जनता के जनादेश का अपमान नहीं है कि आपने चुनकर किसी के साथ आप लोग आए और फिर उसकी बस सरकार किसी और के साथ बना ली? ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है देश में, लेकिन इस सवाल में कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्यों मतलब नहीं है, बताइए। अरे बता रहे ना, मतलब क्यों नहीं है, मतलब बता दें आपको। हाँ बताइए। हमने कोई अलग काम नहीं किया। अच्छा, बीजेपी ने ऑलरेडी जेडीयू आरजेडी को सरकार बने छोड़ के अपना मुख्यमंत्री बना दिया था, पहली बात। नहीं, दूसरी बात, बीजेपी जेडीयू के साथ चुनाव लड़ी थी। नहीं, मैं भी बता दूं ना आपको सर, आप भी सुन लीजिए। बीजेपी जेडीयू के साथ चुनाव लड़ी थी, फिर आरजेडी के साथ गई थी और फिर वापस आ गई। चुनाव नहीं लड़ी थी सर, कब की बात कर रहे हैं आप? नहीं, कब की बात कर रहे हैं? पहले जाइए, आरजेडी और जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ा था, तब सुशील मोदी जिन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था। आप कहाँ भी बात कर रही हैं? तब वो बीजेपी में आए थे, महाराष्ट्र में आपने 1 लाख लोग राजनीति की। जब 1 लाख लोग आप राजनीति कर रहे हैं तो क्या हमारी पार्टी जो आपके उसमें है क्या? चले, मैं भूपेंद्र जी का रुख कर लेती हूँ, मैं आती हूँ। भूपेंद्र जी, खास तौर पे महाराष्ट्र में किस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं? देखिए, एक फैक्टर ये भी है कि पहले जो इलेक्शन हुआ था उसमें शिवसेना और जो बीजेपी है वो साथ में चुनाव लड़ी थी। अब शिवसेना में 2 फाड़ हो गई है, एनसीपी में 2 फाड़ हो गई है। हर तरफ जो पार्टियां हैं वो कमजोर हुई है, क्षेत्रीय दल। दूसरी तरफ एक ये भी विषय है कि राज ठाकरे, जिन पर अक्सर ये आरोप लगता रहा है कि यूपी और बिहार के लोगों को मार मार के भगाते हैं, वहां काम नहीं करने देते, उठपटांग बयानबाजी करते हैं उन लोगों के लिए जो यूपी और बिहार से ताल्लुक रखते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि क्या लगता है कि अभी जो समीकरण महाराष्ट्र में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं वो एनडीए के लिए फायदेमंद है? देखिए, महाराष्ट्र राज्य बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है क्योंकि वो आर्थिक राजधानी है भारत की। जी। दूसरी बात, वहाँ पे हिंदू विचारधारा की शिवसेना जो बाल ठाकरे साहब जी ने जो अपनी शिवसेना बनाई थी, और वो एक हिंदू हृदय सम्राट कहलाते थे, और उसकी जो सपोर्टिंग पार्टी रहती थी वो बीजेपी रहती थी और लीडिंग करती थी शिवसेना। लेकिन राजनीतिक समीकरण जैसे 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 सनई बढ़ते गए और बीजेपी ने अपना ग्राफ बढ़ाया और शिवसेना का ग्राफ घटा। लेकिन जब शिवसेना के 2 फाड़ हो गए और शिवसेना ने, और वो बीजेपी के कारण हुए क्योंकि बीजेपी के साथ उन्होंने इस तरह से व्यवहार किया, और देवेंद्र फडणवीस को जो उनका समझौता था उसके तहत तो देवेंद्र फडणवीस कुछ समय तक शांत रहे, उसके बाद उन्होंने 2 उसके दल तोड़ दिया। अब मूलतः वहाँ जनता का जो बात है कि जो हिंदू वोटर है वो जो बाल ठाकरे जी को मानता था और जो कभी कांग्रेस के साथ जाने के लिए कृत संकल्प नहीं था, तो बीजेपी उस पॉइंट को जनता के सामने रेस करेगी, क्योंकि देखिए बाल ठाकरे होते तो आज ये स्थिति नहीं करती। अब जो मूलतः जो वोट है, जो इंटेलेक्चुअल है, जो पढ़ा लिखा है, वो चाहता है कि गठबंधन यहाँ होता है, जो अभी बहस में भी हो रहा था, गठबंधन किसी के साथ करते हैं, सरकार किसी के साथ बनाते हैं। तो ये जो है, तो जो कुछ वोट वो भी साइलेंट है, लेकिन जो
अजीत जी का जो विदर्भ के क्षेत्र में काफी प्रभाव है, उनका महाराष्ट्र की राजनीति में काफी पकड़ है, वो भी एक अजीत गुट के कारण अजीत और बड़े बड़े नेता उनके साथ आ गए हैं, चाहे प्रफुल्ल पटेल वगैरह हो जो कार्यकारी अध्यक्ष भी है। तो ये जो समीकरण बन रहा है, तो जो फैक्ट बन रहा है, तो यहाँ पे क्या है, वोटर बहुत डिवीजन कर रहा है। जो मूलतः पार्टी के साथ जो जुड़ा हुआ वोट है वो कहाँ अभी क्या दिशा देखता है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, जो डिवीजन हो रहा है और इस समय जो कांग्रेस उसका जहां है, कांग्रेस कहीं पे भी आधार पे सब गठबंधन पे, इंडिया गठबंधन पे देख रही है, और जो बीजेपी है, बीजेपी इस स्टेप की मॉनिटरिंग और लीडिंग कर रही है। अगर पुराने चुनाव में देखें अगर संसार और जब इंदिरा गांधी होती थी तो उस तरह से चुनाव हुआ करते थे पहले, जो कांग्रेस लीड करती थी। आज बीजेपी एक सेंटर पॉइंट पे आ गई है, तो इसका जो प्रभाव पड़ेगा, मेरा ये मानना है कि वोटर वहां का पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, मराठा है, दलित है, और हिंदी बेल्ट के कुछ कामकाजी लोग भी वहां जाते हैं, जो कि आपने बताया वो जो मनसा ग्रुप है जो कि राज ठाकरे जी का है। तो वो जो ग्रुप है वो लेकिन वो उनकी राजनीति उतनी पकड़ नहीं है, लेकिन उनका वसूली और इस तरह से जो उत्तर भारतीय लोगों को परेशान करना, इस तरह से उनकी राजनीति जो करते हैं वो मैसेज देते हैं। अब जो वोट का जो डिवीजन अगर इसमें नहीं हुआ तो निश्चित रूप से एनडीए लीड करेगी। अगर वोट का डिवीजन हुआ और जिस तरह से हुआ तो फिर शायद इंडिया गठबंधन वहां पे इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन आज की राजनीति में जिस परिवेश में राजनीति देखी जा रही है, तो राजनीति का कैलकुलेशन जिस हिसाब से अमित शाह और मोदी की अपनी लीडिंग और अपनी जनसभाओं और जिस तरह से धुआंधार प्रचार करते हैं वो, और धुआंधार विषयों को रखते हैं, संदर्भित करते हैं, डाइवर्ट करते हैं, और उनके अंदर एक मैसेज और अट्रैक्शन करने की क्षमता है, तो उसका प्रभाव एनडीए को मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। अब ये क्योंकि ये चुनाव एक नया चुनाव है, क्योंकि जो बिहार के परिवेश का चुनाव था और जो महाराष्ट्र के परिवेश का है, तो महाराष्ट्र बिहार में तो कई बार हो चुका था इस तरह से कि जेडीयू कई बार जाती थी, आरजेडी के साथ कर लेती, बीजेपी के साथ कर लेती, तो वहां पे जब फैक्ट जब भी बना है तो एनडीए को फायदा हुआ है जब भी आए हैं, तो उसकी अपेक्षा आरजेडी की अपेक्षा। तो यहाँ पे अभी देखना होगा कि उनका जो सिंधु ग्रुप का जो वहाँ प्रशासन रहा, किस तरह से डिलीवर की उन्होंने पॉलिसियों को, किस तरह से एनडीए ने, और जिस तरह से एनडीए केंद्र सरकार ने काम और अपने काम को किस तरह से बताते हैं, और जो मराठाओं का जो वोट है वो किस तरह से कलेक्टेड वोट के रूप में क्या शिवसेना जो उद्धव ठाकरे का ग्रुप है उसको मिलता है, या जो सिंधे ग्रुप है उसकी तरफ डाइवर्ट होता है। ठीक है, लेकिन राकेश जी मैं लौटती हूँ। राकेश जी, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं महाराष्ट्र में तो आपकी ही जीत पक्की है, या महाराष्ट्र में तो आपकी ही जीत होगी? क्योंकि महाराष्ट्र तो बहुत अहम है, उन 4 की 64 की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र बेहद अहम है उनमें। ऐसे में आपको क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि पिछली बार देखिए उद्धव ठाकरे आप लोगों के साथ थे, अलग समीकरण थे, जनता ने वो भी देखा है कि आप लोग चुनकर आए और उसके बाद अलग हो गए दोनों, यानी कि जनता भी अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगी, तो वो स्थितियां फिर थी। लेकिन क्या अब ऐसा आपको लगता है कि उन तमाम स्थितियों से निकलते हुए जनता आपको वोट देगी? और क्या लगता है कि जो अहम मुद्दे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने छूने की कोशिश की है वहां पर? देखिए नेहा जी, बाला साहब ठाकरे के जो विचारधारा के लोग हैं आज भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो हमारे गठबंधन में साथ है, एनडीए गठबंधन में। और रही बात अहम इसलिए है कि हम लोगों ने जनता के जो नमक है उसको पकड़ चुके हैं, और जनता को जो चाहिए उसको हम लोग देने में समर्थ रहते हैं। चाहे वो क्या नहीं चाहिए जनता को, बताइए ना। जनता को रोजगार नहीं चाहिए, महंगाई कम नहीं चाहिए, जनता को क्या नहीं चाहिए? सुरक्षा नहीं चाहिए जनता को? क्या देखिए, कौन से नफ्स पकड़ लिए आप लोगों ने? मैं कह रहा हूँ, जनता का जो रोजगार की बात, हम लोग ने रोजगार के मरेगा में यही कांग्रेस को 60 रुपए देती थी, हम आते ही 240 रुपया कर दिया 8 घंटे का। उनका 12 घंटे का कार्यकाल में 160 रुपए मिलता था, हम 8 घंटे के 240 रुपया कर दिए मरेगा में। और रही रोजगार की बात, हम रोजगार में सड़क बनाई, तो उसमें तो मजदूर से काम किया है, इंजीनियरिंग काम किया है, युवाओं ने काम किया, एम्स बनाए, 26 एम्स बनाया, एयरपोर्ट बनाया, तो वो कहीं ना कहीं काम किया। 29 विश्वविद्यालय बनाने का काम किया, वहाँ कहीं ना कहीं काम किया। विश्वकर्मा योजना के तहत रेडी पटरी वाले को हम लोगों ने जोड़ा, बुनकर को जोड़ा, मछुआरे के जोड़ा। फिर किसानों की स्वानिधि की बात करें, सम्मान निधि की बात करें, उसमें भी एससी किसानों को अलग से 6.5 लाख रुपया दे रहे हैं, एसटी किसानों को 7.5 लाख रुपया देने का काम करें। कहीं ना कहीं हम उनको भी छोड़ा। आदिवासी की बात करें, आदिवासी को हम लोगों ने कनेक्टेड किया, अपने साथ जोड़ने का काम किया, उनके जो रोजगार है
उसमें हम लोगों ने कनेक्ट करते, मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों ने सबको, हर जातियों को, हर लोगों को, अंतिम पंक्ति बैठे लोगों को कनेक्टेड किया, हर लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम किया। नेहा जी, हमें 25 करोड़ वोट 2019 में टोटल मिले थे, लेकिन हम लोगों ने इस बार लगभग 30 करोड़ से ऊपर लोगों को लाभार्थी बनाया, जिसमें कोई जाति नहीं देखा गया, सभी लोगों को जोड़ा। अंतिम, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, किसी भी व्यक्ति को हम लोगों ने लाभार्थी बनाने का, हर व्यक्ति को लाभार्थी बनाने का काम किया। और हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, ठीक है संजय जी, ये तो कह रहे हैं कि हमने इतना जनता से जुड़ा हुआ कार्य किया। देखिए सत्ता में तो हम ही आएंगे, फिर एक बार से कमल खिलाएंगे। देखिए अभी कमल नहीं खिलेगा, निश्चित मान लीजिए आप, कमल नहीं खिलेगा, क्योंकि जो बातें ये बोल रहे हैं इन्होंने कागजों में काम किया है। कांग्रेस ने जो 60 साल में 10 साल निकाल दीजिए, सुई से लेके हवाई जहाज तक बना दिया था। हमारा कोयले के इंजन चलते थे पहले, कोयले के इंजन करते हुए, आज बिजली के इंजन चल रहे हैं। जो अंग्रेज थे कितने किलोमीटर छोड़ गए थे पटरी, आज कितना बड़ा विशाल जन समूह बना दिया रेलवे का। जो आदमी ये एरोड्रम बेच रहा हो, जो आदमी पीसीओस बेच रहा हो, वो विकास की बात कैसे करता प्रधानमंत्री? जो प्रधानमंत्री झूठ बोलता हो, जुमलेबाज हो, वो कैसे बोल सकता है कि हम विकास कर रहे हैं? पीसीओस क्या उन्होंने लगवाई थी? अगर अडानी का बाकी लोग क्या काम है एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट सब दिए दिए, पीसीओस बीपीसीएल बेच दी, सब तेल बेच दिया, ट्रेन बेच दी, सब कुछ बेचे दे रहे हैं। तो जो प्रधानमंत्री इस तरह के काम कर रहा हो, एनआईसी भी बेचने की जुगाड़ बना ली हो, तो जो काम कर रहे हैं, देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे प्रधानमंत्री बने हमारे पास। दुर्भाग्य है कि जो इस तरह कार्य कर रहा है। आप बताइए, हम एक बात पूछते हैं आपसे कि जो किसने लगवाई थी? अरे किसने बीपीसीएल लगवाई थी? किसने काम की? रेलवे किसने बढ़ाई थी? तो इन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया जो शौचालय बनवाए। लेकिन आज आप देहात में जाइए, कितने शौचालय मिलते हैं? इन्होंने कह रहे हैं गैस सिलेंडर बांटे, कोई सिलेंडर ले पाया दोबारा? 1000 रुपए कर दिए। यही मोदी कहते थे महंगाई की बात, यही सरकार मोदी सरकार। क्या हुआ आज देश में? क्या हुआ आज 1000 रुपए सिलेंडर मिल रहा है, ठीक है डीजल राकेश जी कुछ कहना चाह रहे, सुन लेते हैं राकेश जी। इन्होंने कहा कि बिहार में शौचालय बने, 100/100 शौचालय बने और उनको सर्टिफिकेट बिहार सरकार को डीपी के द्वारा सर्टिफिकेट मिल चुका है। बिहार के अंदर 100/100 शौचालय बनकर लोग सोच के लिए बाहर नहीं जाते। तो भाई साहब थोड़ा सा आंकड़ों पे बात क्या कीजिए। और दूसरी बात आपने कहा कि सुनिए अडानी की आपने बात कहा, आप सुनिए भैया भाई मेरे सुनिए, आपने सवाल पूछा, सुन लीजिए सवाल कागज पे नहीं। आप नेहा जी आप सर्वे करा सकते हैं, और आप एक पत्रकार है, रिपोर्टर है, आप सर्वे करवा लीजिए। और सड़क पर कोई भी बिहार के अंदर अरे भाई साहब लीजिए, हम कर रहे हैं निचले स्तर पे चले जाइए, नीचे पंक्ति में जो बैठे लोग गाँव से भी बाहर रहते हैं, खेत खलिहान में रहते हैं, सुन लीजिए, खेत खलिहान में रहते हैं, वो भी सोच के लिए अपने शौचालय में जाती है। बिहार के लोगों को ऐसा बदनाम मत करना, काम कीजिए। और अडानी से आज की ही सरकार में राजस्थान के गहलोत साहब ने 65,000 करोड़ रुपया दिया था। छत्तीसगढ़ में आपकी ही सरकार ने पैसा लेने का काम किया, बघेल साहब ने। उसके बाद आपकी तेलंगाना की नवनियुक्त सरकार ने अडानी से पैसे लेने का काम किया। ट्रक भर भर के पैसा जब लेते हैं तो अडानी ठीक लगता है, और फिर अडानी को आप गाली देने का काम करते। राहुल गांधी जी अडानी पर क्यों नहीं बोलते? दूसरी बात, आपने कहा कि हम लोगों ने काम नहीं किया। हम तो कहना चाहते हैं, वंदे भारत ट्रेन चलाया, जिसमें स्लीपर कार भी है, चेयर है, मेट्रो चलाने की बात करते हैं। उत्तर भारत दक्षिण भारत को बुलेट ट्रेन के साथ जोड़ने का काम करते हैं, जो सर्वे हो चुका है। और मैं 2024 और 29 के बीच में देने वाला हूँ। वंदे भारत ट्रेन देखिए हर स्टेट में चल रहा है, 2-3 ट्रेन हर स्टेट में चल रहा है। अरे सुनिए ना, गाँव की बात कर रहे हैं, आप दिखता है, हम लोगों का काम भाई साहब दिखता है। जनता को दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। और जनता को कितना दिखा है कितना नहीं दिखा, ये तो तय हो जाएगा। और कुछ चरणों के तो चुनाव हो ही चुके हैं, कुछ चरणों की और बाकी है, उसमें भी तय हो जाएगा कि जनता को कितना आप लोगों का काम दिखा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।